इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है और हमारे देश के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि ब्लैक मनी को वाइट किया जा सके और अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, वोट के लिए बड़े बड़े कंपनी से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से आसानी से पैसा लिया जा सके? क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में अलग अलग शेल कंपनीज रन की जा रही है और इन शेल कंपनीज को यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है? इस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसको बैन कर दिया। पैसे का ये जो पूरा खेल है, आखिर ये चल क्या रहा था हमारे देश के राजनीति के अंदर और इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था हमारे देश के राजनीति को अफेक्ट करने के लिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे कुछ ऐसे डेटा मिले जिसने मुझे सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि हो सकता है कि जो चीजें मैं पब्लिक के सामने लाने वाला हूं वो बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़े करने लगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये सब चीजें आपने उन लोगों के मुंह से सुन लिया होगा, उन इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से सुन लिया होगा जिन्होंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया था। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको ये बातें जरूर पता होंगी कि जब मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो मैं वो चीजें नहीं बताता जो बाकी के लोग बता रहे हैं, मैं वो बताता हूं जो बाकी के लोग नहीं बताते हैं, भले ही उसके लिए मुझे 2-4 दिन लेट से वीडियो क्यों ना डालना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस फाइल किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे बैन करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको बैन कर दिया गया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाया और ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो आपको पब्लिक के सामने रिलीज करने होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पहले 2 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे उन डॉक्यूमेंट्स में पूरी जानकारी नहीं थी, उसमें एक चीज मिसिंग था और वो था कि किस बॉन्ड का पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी के पास गया। और इस कारण से बहुत सारे लोग एजम्पशंस बना रहे थे कि इस कंपनी ने उस पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट किया होगा और उस पॉलिटिकल पार्टी ने उस कंपनी से पेमेंट लिया होगा, जो कि बिल्कुल भी गलत था। और मैंने इसके ऊपर पहले ही बताया था कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज होंगे जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा दिया होगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा दिया होगा ताकि वो दोनों तरफ से सेफ रह सके। अब जो डेटा रिलीज किया गया उस डेटा से कुछ नाम सामने आए। सबसे ऊपर में नाम आता है फ्यूचर गेमिंग का, बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मेगा इंजीनियरिंग के ऊपर। तो मेगा इंजीनियरिंग ने जितने भी बॉन्ड्स परचेस किए थे उनमें से बीजेपी को टोटल 584 करोड़ रुपीस गए, बीआरएस को करीबन 195 करोड़ रुपीस गए, फिर डीएमके को 85 करोड़ और आईएनसी यानी कि कांग्रेस को 18 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि मेगा इंजीनियरिंग ने सबसे ज्यादा पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बीजेपी को पे किया है, लेकिन इसके अंदर भी और बहुत सारे डिटेल्स है जो पब्लिक देख नहीं पा रही है। जब मैंने मेगा इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल्स निकाला तो मुझे पता चला कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें नाम आता है चकपेड़ा सुपैया का। अब ये जो चकपेड़ा सुपैया जी हैं इनके और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। फिर मैंने इनके और भी जो कंपनी से एसोसिएशन से उनको निकाले, उसमें मुझे मिला कोया एंड कंपनी। और जब मैंने कोया एंड कंपनी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिस्ट में ढूंढा तो गेस व्हाट मुझे क्या मिला? वहां पे कोया एंड कंपनी का नाम था और उन्होंने बीआरएस को 20 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में दिए हुए हैं। लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद इनका नाम एक और कंपनी से एसोसिएटेड था एंड गेस व्हाट कि वो नाम कौन सा था? वो कंपनी था वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने आईएनसी यानी कि कांग्रेस को 110 करोड़ रुपए डोनेट किए हुए हैं और साथ ही साथ बीजेपी को 80 करोड़ रुपए डोनेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जब भी कोई ऊपर से देखेगा तो उसे लगेगा कि मेगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को बहुत सारे पैसे दिए हैं और बाकी पार्टीज को उतने पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन जब हम तह में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इन्होंने कांग्रेस को भी पैसे दिए, बीआरएस को भी पैसे दिए हैं। अब जो हमारी अगली कंपनी है उसका नाम है हल्दिया एनर्जी और हल्दिया एनर्जी ने टीएमसी को पैसे दिए हैं, कांग्रेस को पैसे दिए हैं और बीजेपी को भी पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम हल्दिया एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हल्दिया एनर्जी ने टीएमसी को टोटल 281 करोड़ रुपए दिए, भारतीय जनता पार्टी को 81 करोड़ रुपीस और वहीं पे कांग्रेस पार्टी को 15 करोड़ रुपए। अब यहाँ से भी ऊपर ऊपर देखने से सबको यही लगेगा कि बस खेल यहीं पे खत्म हो गया, आगे इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है। हल्दिया एनर्जी के जब मैंने डायरेक्टर्स को सर्च किया तो उसमें मुझे नाम सामने आता है नौशीर नवल फ्रेमजी का। अब ये जो नौशीर नवल फ्रेमजी है इनका नाम और भी कई कंपनियों में है, जैसे कि पीसीबीसी, उसके साथ साथ क्रीसेंट पावर लिमिटेड, उसके साथ साथ आरपीएसजी वेंच्योर। अब जब मैंने इन तीनों कंपनीज के बारे में इलेक्टोरल बॉन्ड में सर्च किया, पीसीबीसी ने टोटल 45 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे जिसमें उन्होंने 40 करोड़ रुपए टीएमसी को दिए और क्रीसेंट पावर ने 33 करोड़ रुपए टीएमसी को दिए और 1 करोड़ बीजेपी को और आरपीएसजी वेंच्योर ने 3 करोड़ रुपए टीएमसी को दिए। तो ऊपर से देखने से तो यही लग रहा था कि हल्दिया एनर्जी ने सिर्फ 281 करोड़ रुपए दिए है टीएमसी को और 81 करोड़ रुपए दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को और 15 करोड़ रुपए दिए हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन तय के अंदर जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो कुछ और ही मामला चल रहा है।
अब नौशीर जी इन तीनों कंपनी से एसोसिएटेड है और तीनों कंपनी ने अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए हैं। अब मेरे हिसाब से नॉर्मली ऐसा तब किया जाता है जब पब्लिक की नज़र से बचना होता है कि सिर्फ एक ही कंपनी ने एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इतने सारे पैसे कैसे दिए, तो इसको अलग अलग डिनोमिनेशंस में डिवाइड करके अलग अलग कंपनीज के थ्रू दिया जाता है। अब ये जो लिंक तह बह तह निकलते जा रहे हैं ना, अब सरप्राइज मत होना। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो हल्दिया एनर्जी है ना, इससे एसोसिएट एक और व्यक्ति है जिनका नाम है रवि चौधरी, और रवि चौधरी जी का एसोसिएशन एक और कंपनी से है और इस कंपनी का नाम है धरीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और क्या लगता है आपको कि ये जो धरीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर इनका नाम होगा कि नहीं होगा? बिंगो, इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर इनका नाम था। इन्होंने 90 करोड़ रुपए टीएमसी को दिए और 25 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। अब आप जोड़ लीजिए कि बीजेपी को टोटल कितने पैसे मिले हल्दिया एनर्जी और उनके लिंक्ड कंपनीज से, और टीएमसी को कितने पैसे मिले हल्दिया एनर्जी और उनके लिंक्ड कंपनीज से। अब क्योंकि ये छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में अलग अलग कंपनीज के थ्रू अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे गए, तो ये नजर में नहीं आ रहे थे। कोई बहुत बड़ा अमाउंट में जब इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस करता है और वो डोनेट करता है पार्टी को, तो वो आसानी से नजर में आ जाता है। लेकिन वही कंपनी अगर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के थ्रू, जो उनका नेटवर्क है कंपनीज का, उसके थ्रू छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैसे देंगे, तो वो आसानी से नजर में नहीं आएंगे। अब अगर हम अपने दूसरे कंपनी की तरफ बढ़े, तो इस कंपनी का नाम है एमकेजे इंटरप्राइजेस। अब एमकेजे इंटरप्राइजेस ने कांग्रेस पार्टी को पेमेंट किया था 91.6 करोड़, टीएमसी को पेमेंट किया था 45.9 करोड़ और बीजेपी को इन्होंने पेमेंट किया था 26.9 करोड़। यहाँ पे भी आप देखिए ऊपर से आपको क्या डेटा मिल रहा है, बट अंदर जाने के बाद देखिए डेटा कैसे चेंज होता है। एमकेजे एंटरप्राइजेस के जो डायरेक्टर है उनका नाम है महेंद्रा कुमार जलान। अब इनका एक और कंपनी है जो कि है सासमल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब जब सासमल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में ढूंढा, तो वहां पे मुझे मिला कि इन्होंने कांग्रेस को 39 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और बीजेपी को 5 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। अब एमकेजे एंटरप्राइजेस के एक और डायरेक्टर है जिनका नाम है राधे श्याम खेतान, और इनका भी एक कंपनी है जिसका नाम है मदन लाल लिमिटेड। और अगर आपको ध्यान होगा तो आपने टॉप जो डोनर्स के लिस्ट में नाम देखे थे, उसमें मदन लाल का नाम आपने जरूर देखा होगा। और मदन लाल लिमिटेड ने बीजेपी को 175.5 करोड़ रुपए दिए और वहीं पे कांग्रेस को 10 करोड़ रुपीस दिए। अब इन तीनों कंपनीज ने कितने पैसे दिए किस पॉलिटिकल पार्टी को, ये आप ऐड कर कर निकाल सकते हो। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इन तीनों कंपनीज को हम एक ही ग्रुप में रखेंगे और यही काउंट करेंगे कि एक ग्रुप ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। ऐसे ही एक और कंपनी है औरबिंदो फार्मा, और औरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को डोनेट किया 34 करोड़ रुपीस, बीआरएस को 15 करोड़, टीडीपी को 2.5 करोड़, और औरबिंदो फार्मा के जो डायरेक्टर हैं वो हैं शरद चंद्र रेड्डी। अब इनका एक और कंपनी है जिसका नाम है एपीएल हेल्थ केयर, और इसने भी बीजेपी को 10 करोड़ रुपीस डोनेट किए। फिर इससे लिंक्ड एक और कंपनी है एक्सेस क्लिनिकल्स, इसने बीआरएस को 5 करोड़ रुपए डोनेट किए। और फिर इनका एक और कंपनी है जो कि है पीवीआर लिमिटेड, और इसने कांग्रेस पार्टी को 2 करोड़ रुपए डोनेट किए। अब इसके साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ मेरे सामने निकल कर आया कि कुछ कंपनीज ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस किए थे, मतलब उनका प्रॉफिट उतना था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में दिए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं फ्यूचर गेमिंग के बारे में बाद में बताऊंगा, तो ये जो फ्यूचर गेमिंग है इसका नाम सबसे ऊपर आता। सबसे ज़्यादा रुपए के इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और बहुत कम प्रॉफिट जनरेट होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेस किए। तो फ्यूचर गेमिंग का जो टोटल प्रॉफिट था वो 215 करोड़ रुपए का था 4-5 सालों का, और उस दौरान इन्होंने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेस किए। आप सोच कर देखिए कि किसी कंपनी ने सिर्फ 215 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस कर रहा है 1000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए का। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है, एक ये, या तो ये कंपनी झूठ बोल रहा है अपने प्रॉफिट को लेकर, या दूसरी बात ये हो सकती है कि इस कंपनी को किसी और कंपनी ने पैसे दिए होंगे ताकि तुम मेरे बिहाफ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो और उस पॉलिटिकल पार्टी को पे कर दो, ताकि नाम तुम्हारा सामने आए और पीछे से मैं तुम्हें पैसे देता रहूं। अब समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि बैकडोर से किस कंपनी ने किसको पैसे दिए होंगे ताकि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट कर सके। कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐड कर देता हूं ताकि हो सकता है कि उसके बाद आपको समझ में आ जाए। फ्यूचर कंपनी ने जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे ज़्यादा पैसे दिए उनमें सबसे ऊपर नाम आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, उसके बाद नाम आता है डीएमके, उसके बाद नाम आता है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, फिर नाम आता है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद नाम आता है कांग्रेस पार्टी का। ये जो फ्यूचर गेमिंग की बात हो रही है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, क्योंकि इसी फ्यूचर गेमिंग के बारे में जब पहली बार डेटा रिलीज किया गया था तब बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा था, मतलब अगर मैं कोट करूं, अगर मैं आपको प्रिसाइज होकर बताऊं तो मोहम्मद जुबैर जैसे लोग कह रहे थे कि फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए होंगे बीजेपी को, जबकि डेटा आपके सामने है कि फ्यूचर गेमिंग ने किसको पैसे दिए हैं। सिमिलर टाइप का केस सामने आता है एयरटेल से। अब एयरटेल ने बहुत ज़्यादा लॉसेस बनाए थे पिछले 4-5 सालों में, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारा पैसा डोनेट किया बीजेपी को। एयरटेल ने करीबन 197 करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस किया और वो गए बीजेपी के खाते में।
अब एयरटेल जैसी कंपनी जो कि लॉस मेकिंग है, मतलब वो प्रॉफिट बना ही नहीं पा रही है, तो वो पैसे ला कहाँ से रही है बीजेपी को देने के लिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब एयरटेल को बैकडोर से पैसे मिल रहे हैं या फिर एयरटेल झूठ बोल रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मोहम्मद जुबैर और उसके जैसे लोग किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और झूठ फैलाते हैं, ये देखिए। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया था कि यशोदाबेन जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसने पैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू डोनेट की है बीजेपी को, जबकि मैंने पहले ही बताया था कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किसने पैसे किसको डोनेट किए हैं, लेकिन क्लोजनेस बहुत ज्यादा देखा गया है ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इनका और जो केसीआर की पॉलिटिकल पार्टी है उनके दोनों के बीच में। बाद में जब डेटा रिवील हुआ तब पता चला है कि यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बीआरएस को 94 करोड़ रुपीस डोनेट किए और कांग्रेस पार्टी को 64 करोड़ रुपीस डोनेट किए और सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए भारतीय जनता पार्टी को। बाद में जब डेटा रिवील होता है तो ये अपना पोस्ट डिलीट कर देता है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि कैसे लिंक था, एक से कंपनी एक लिंक था, किसी और कंपनी के बिहाफ पे कोई और पैसे दे रहा है, बिल किसी और के नाम पे फट रहा है, इसी के बारे में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया था कि भाई कोई कंपनी चाहे तो किसी और कंपनी के थ्रू अपने पैसे किसी और पॉलिटिकल पार्टी को दिलवा सकती है। मतलब कि अगर ए चाहे तो बी के थ्रू अपना पैसा सी पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचा सकता है। Suppose A purchases the bond. Yes. A purchases bonds worth X amount, 100 crores. Yes. A is only the person who's been put up to purchase the bond because that A has a KYC, etc. Yes. A has to only physically hand over the bond to B. Yes. Right? Or B gives it to C, who will in turn give it to a political party. Correct. Now, B, there is no control over the transaction between A and B. Yes. So B can trade on that bond for cash or for whatever other consideration. Yes. B acquires that bond. Yes. B hands it over to a political party. Yes. Or B gives it to C and C hands it over to a political party. Yes. The person who has satisfied the requirement of the transaction being through the normal banking channels is A, the purchaser, the ostensible purchaser of the bond. Correct. But this does not obviate the fact that the people who are really Behind it. Yes. that they have used authorized banking channels. Yes. All that they have to do is that the Get somebody's it KYC. says trading is prohibited. Yeah. But there's no way you can prohibit trading the Absolutely. bond. Absolutely. B doesn't have to buy the bond from No, he A doesn't. through official banking No. channels because there's no record of any transactions in the bond. It just goes from hand to hand. That's वेदांता ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी को 226 करोड़ रुपए दिए थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 104 करोड़ रुपए दिए थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। लेकिन कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है कि बीजेपी और वेदांता ग्रुप का गठबंधन है और इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, सब चोर है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी सिवाय सीपीआईएम के। जब ये लाया गया तब किसी ने इसके ऊपर हल्ला नहीं किया क्योंकि सबको पता था कि इसके थ्रू हमें भी पैसे मिलेंगे, हमें भी किसी और बिजनेसमैन के थ्रू पैसे मिलेंगे, हमें भी किसी और कंपनी के थ्रू पैसे मिलेंगे। इसलिए सबने अपना मुंह बंद रखा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लाने के पीछे तर्क ये दिया गया था कि इसके कारण जो बिजनेसमैन है, जो कंपनीज है, वो बची रहेंगी बाकी के पॉलिटिकल पार्टी से। अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक कंपनी हो और आपने मुझे पैसे दिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ। अब मान लीजिए कि मैं पावर से हट जाता हूँ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है, तो अगर उसे पता चल गया कि आपने मुझे पैसे दिए तो वो पॉलिटिकल पार्टी आपको परेशान करेगी। सिमिलरली ऐसा चेन चलता रहेगा। तो इसी से ओवरकम करने के लिए लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन यहाँ पे मुझे हंसी आ रही है, तो लाया तो गया था ताकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता रहे कि किसने किसको पैसे दिए हैं। लेकिन हुआ क्या, जितने भी बॉन्ड परचेस किए गए थे उसका डेटा था एसबीआई के पास, और अगर करंट रूलिंग गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी चाहे तो एसबीआई से डेटा निकलवा सकती है। ये वही बात हो गया कि हमने रूल बनाया कि जो डेटा है वो किसी को पता नहीं चले सिवाय हमारे। ये वही बात हो गई कि हम सभी लोग लुका छिपी खेलेंगे, तुम सभी लोग अपने आंख बंद रखना, बट सिर्फ मैं अपना आंख खुला रखूंगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एकदम पूरा ही बेकार है, कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ खराब चीजें भी है, और इसके अंदर हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। सबसे पहला चेंज तो हमें ये लाना पड़ेगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके अंदर लिमिट नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सक्सेसफुल करना है, अच्छे से इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें लिमिट लगाना होगा ताकि हमारे देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए। इसके साथ साथ ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको मॉनिटर करने वाला है, जिसका डेटा जिसके पास होगा वो ऑटोनोमस होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। जितने भी बिजनेसमैन है हमारे देश के अंदर, कंपनीज है, उनको लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, अब हम आराम से पैसे दे पाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डेटा सामने पब्लिक कर दिया और अब ये जो कंपनीज हैं इनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे जहां जहां पे गवर्नमेंट चेंज होगा और उन्होंने अगर किसी और पार्टी को फंड दिए हुए होंगे तो वो परेशानी में आने वाले हैं। यहाँ पे मैं किसी बिजनेसमैन की या बड़े बड़े कंपनीज की वकालत नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि
उनके साथ क्या चल रहा होगा। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा तो आएगा ही आएगा, वो चाहे ब्लैक में आए या फिर व्हाइट में आए, और जो बिजनेसमैन है और जो कंपनीज है वो पैसे उनको देंगे ही देंगे, किसी भी रूप से दें। हो सकता है वो टेंडर लेने के लिए दे या फिर वो लाइसेंस के लिए दे। अब देखिए ये जो मेरा वीडियो है ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फिलहाल अभी ड्राई आई का प्रॉब्लम है और इस कारण मैं अपने पीसी पे ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा हूँ, ना रिसर्च कर पा रहा हूँ ढंग से, ना ही मैं एडिटिंग कर पा रहा हूँ। तो कुछ समय के लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्वालिटी के ऊपर भी, थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर भी। जितना हो सकता है मैं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं उनको कवर नहीं कर पाया। बाकी इन शॉर्ट अगर इस पूरे वीडियो का मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है भी और नहीं भी। और ये स्कैम है ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पब्लिक में डेटा रिलीज होने से पहले बीजेपी को पता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने पैसे दिए हैं, और इसके साथ साथ इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं था कि कौन कितने का बॉन्ड परचेज कर सकता है। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई कंपनी अलग अलग जरिए से, मतलब अलग अलग कंपनीज के थ्रू उनको पैसे देके उनके नाम पे बिल फायर के उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना सकता है। तो आई थिंक इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, इसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड बढ़िया हो सकता है अगर उसको हम ढंग से इंप्लीमेंट करें, उसमें चेंजेस करें और उसमें बाउंडेशंस लाएं तब। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दें और आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।